अंशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक खास व्यक्तित्व के साथ हैं, वो खास मौके पर है। खास व्यक्तित्व इस रूप में कि एक राज्य की कमान उनके कंधों पर है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वह भूमिका निभा रहे हैं। खास मौका इसलिए कि इस भूमिका में वह 1 साल पूरा कर रहे हैं। हम बात जिनको पूरे देश में अपनी सरलता सहजता के लिए जाना जाता है, पर 1 साल पहले जिस शख्स को सरलता और सहजता के लिए जाना जाता था, पिछले 1 साल में उस शख्स को एक दक्ष प्रशासक के तौर पर भी देखा जाने लगा है। नक्सल मोर्चे पर मिल रही छत्तीसगढ़ में सफलताएं पूरे देश को अचंभे में डाली हुई हैं कि नक्सलियों का नासूर इस तरीके से समाधान के कगार पर अमित शाह और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैसे पहुंच रहा है। 1 साल की क्या उपलब्धियां हैं, 1 साल की क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और सबसे पहले आपको बधाई बतौर मुख्यमंत्री आपकी सरकार के 1 साल पूरे होने पर। जी धन्यवाद। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, कैसा बीता 1 साल? देखिए, 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कितना लंबा समय देखते देखते बीत गया और हमारी चिंता तो मोदी की गारंटी को पूरा करने पर था। कहीं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई, तो हमारी भी जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे को, उनकी गारंटी को पूरा करें और जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला है उस विश्वास पर खरा उतरें। तो वही करते रहे साल भर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो 18 लाख गरीब लोग अपने सर से छत का हक मतलब प्राप्त करेंगे, वो हुआ नहीं था और उसको मुख्यमंत्री सबसे पहले सैंक्शन करने का काम करेगा। तो 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति दिए। और आज ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि साल भर के अंदर ही 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई। जो बस्तर का संवेदनशील जिला है वहाँ पर नक्सल पीड़ितों के लिए अलग से 15,000 की स्वीकृति मिल गई। नगरीय क्षेत्र के लिए 15,000 आवास की अलग से स्वीकृति मिल गई। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला वादा हम लोगों ने पूरा किया। उसके बाद किसानों से वादा था कि 2 साल का बकाया जो बोनस है 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया, वो भी हम लोग 25 दिसंबर 2023 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन 2 साल का बकाया बोनस भी देने का काम किए। और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा था, वो भी पूरा किए। और अंतर की जो राशि थी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे, और अंतर की जो राशि थी कुल 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया, वो भी एक मुश्त देने का हम लोग ने काम किया। तेंदुपत्ता का भी वादा था, जो विशेषकर आदिवासियों के लिए आय का एक प्रमुख साधन होता है, जिसको हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा और 15 दिनों तक खरीदने का काम भी हमारी सरकार ने किया। रामलला दर्शन योजना शुरू किए जी। अभी तक 20,000 से ज़्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी पूरा करने में पीएससी घोटाले की भी बात हुई थी जी कि सीबीआई जांच करेगी। तो साल भर के अंदर ही सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार जेल जाना शुरू किए हैं। तो ये सब काम करते करते कैसे 1 साल हो गया पता ही नहीं चला। तो कुल मिला के गारंटियों को पूरा करने पर आपने खासतौर पर फोकस किया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव थे
तो विष्णुदेव साई जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि छत्तीसगढ़ को लेकर लोग बहुत आशान्वित नहीं थे कि भाजपा सरकार बना लेगी, पर भाजपा ने सरकार बनाई और ठीक ठाक जनादेश के साथ बनाई। तो जो प्रशासनिक तंत्र था जी, वो तंत्र आपको कितना सहयोग किया अभी सरकार चलाने के दौरान? अधिकारी परेशान किए या अधिकारियों को समझ में आ गया कि विष्णुदेव साय के अनुसार चलना पड़ेगा और सुशासन के तहत काम करना पड़ेगा? देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव के 6 महीना पहले ऐसा वातावरण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल है जी, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आशीर्वाद से हमारे जो प्रभारी आए, सब ने आकर उत्साह का संचार किया कार्यकर्ताओं में, और जो सरकार के गलत काम थे उसका विरोध किए। और पिछली कांग्रेस की सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जो बड़े बड़े वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, और 5 साल उनको सरकार में रहने का अवसर भी मिला, लेकिन 5 साल में एक भी वादा नहीं पूरा कर पाए। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो एक बड़ा जनादेश विश्वास करके दिया था, उनके विश्वास में बिल्कुल झूठे साबित हुए, और उसका भी परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कई प्रदेशों में, फिर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है। तो एक विश्वास तो पूरे देश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का भी हुआ कि वास्तव में विकास तो होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ही होगा। लेकिन सबका लाभ हम लोगों को मिला। लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल था कांग्रेस के शासनकाल का, उसमें भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती थी कि प्रशासनिक रूप से अराजकता है, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार है, शोषण है जी। तो कुल मिलाकर पिछले 1 साल में उस कार्य संस्कृति को बदलवाने में कितने सफल हो पाए विष्णुदेव साय? देखिए, एक तो कांग्रेस के 5 साल के सरकार में एक तो अपराध खूब बढ़ गया था, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, और भ्रष्टाचार का भी गढ़ बन गया था। हर चीज़ में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, आपका रेत में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार। और जब जांच हुई तो कांग्रेस के नेता और उनको सहयोग करने वाले सब दंडित होना भी शुरू हुए थे, जेल जाना भी उनका शुरू हो गया था। तो ये सब भी जनता के सामने सब कुछ हो रहा था। तो ये सब का भी लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक मुद्दे पर लोग अचंभे में हैं। नक्सली उन्मूलन की बात बहुत लंबे समय से की जा रही थी, आर पार की लड़ाई की भी बात कही जा रही थी, पर पिछले 1 साल में नक्सल मोर्चे पर, खासतौर पर बस्तर में जिस तरीके की सफलता मिल रही है वो हैरत में डालती है। विष्णुदेव साई जी कुछ रोशनी डालेंगे, क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते नक्सली बैकफुट पर दिख रहे हैं, सरकार हमलावर दिख रही है? कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में थी, तो उस समय भी नक्सलवाद के साथ उस समय की सरकार मजबूती के साथ लड़ी थी। और उसके बाद जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो ऐसा सुनाई पड़ता था कि नक्सली लोग बोलते थे कि अब तो हमारी सरकार आ गई। तो नक्सलवाद के साथ बिल्कुल वो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी लड़ने की। लेकिन जब हम लोग सरकार में आए और हम लोगों का सौभाग्य कि दिसंबर 2023 में हमारी सरकार शपथ ली, और जनवरी में ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उनका मार्गदर्शन मिला, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किया, और इस तरह से हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के साथ लड़े। और 1 साल के अंदर इतनी बड़ी सफलता हमारी सरकार को प्राप्त हुई कि आज सर्वत्र उसकी तारीफ भी हो रही है। 200 से ज़्यादा नक्सली मार गिराने में सफल हुए। आज 1,500 से ज़्यादा या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है।
और हम लोगों ने उनको आह्वान भी किया कि आप सब लोग गोलीबारी छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी। उसका भी लाभ हुआ। लेकिन अगर गोलीबारी से ही आप लोग मतलब बात करना चाहेंगे तो उसके लिए भी सरकार सक्षम है। और आज कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ बेहतर भी कर रहे हैं। आज जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं, बहुतों को नौकरी भी दिए हैं, उनको पुनर्वास के लिए भी सोच रहे हैं, अभी उनके स्किलिंग वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं। भारत सरकार से प्रयास करके उनके लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत कराए हैं। तो ये सबसे भी नक्सली थोड़ा प्रभावित तो हुए हैं, आत्मसमर्पण वगैरह की संख्या बढ़ रही है। ये जब नक्सलियों के संदर्भ में बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर उन्हें समर्थन मिलता है। क्या विष्णुदेव साई जी को ऐसा कोई अनुभव आया कि एक लंबे समय से मांग थी आदिवासी मुख्यमंत्री की, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में बिठा दिया? क्या बस्तर के आदिवासियों में इसके चलते सरकार के प्रति भरोसा बना है और नक्सलियों से भरोसा टूटा है? इस पर आपकी कोई दृष्टि गई? देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने एक वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। एक नियत नेलानार योजना हम लोगों ने शुरू की जी। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव जी। और इसके तहत हम लोगों ने सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया। और आज करीब 37 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं उन क्षेत्रों में। और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की सुविधाओं को पहुंचाना। तो आज करीब 96 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो नियत नेलानार क्षेत्र में है जहां सुरक्षा कैंप हैं। और वहां पर हम लोग पिछले 1 वर्षों में सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, वहां स्कूल जो बंद पड़े थे वो सबको भी फिर खुलवाने में, अस्पताल, ये सब सफल हुए हैं। अभी जो वहाँ के युवा हैं उनके साथ लगातार संपर्क में थे और वो सब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया बस्तर ओलंपिक का। और जब ये सोच हम लोगों के मन में आई तो लगता था कि पता नहीं कितना इंटरेस्ट लेंगे वहाँ के लोग। लेकिन आपको बताते हुए गौरव होता है कि 1,65,000 पंजीयन आया और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर। और इसमें 35 साल से लेकर 18 साल से लेकर 35 साल के युवा लोग हैं। जो चल रहा है बस्तर ओलंपिक और समापन में हमारे आदरणीय देश के गृह मंत्री जी आने वाले हैं। तो इससे प्रमाणित है कि वो क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। नक्सल से मुक्ति एक तरफ, राज्य का विकास दूसरी तरफ। ये भी हाल ही में आपने नई औद्योगिक नीति भी लॉन्च की और 5 साल में नीति आती है, इसलिए लॉन्च करनी थी तो लॉन्च कर दी। या इसके साथ में विष्णुदेव साई जी को कोई उम्मीद दिख रही है? बड़ा लंबा अनुभव रहा है, देश के इस्पात मंत्री के तौर पर भी आपने भूमिका निभाई है। इस औद्योगिक नीति को लेकर क्या दृष्टि है विष्णुदेव साई सरकार की? देखिए, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 ये लाए हैं और इसको बनाने के पहले सभी वर्गों से सलाह मशविरा किया गया है और सोच विचार के ठोंक बजा के ये नई उद्योग नीति लाए हैं। इसमें विशेषकर महिला उद्यमी, ST-SC उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी, आपके अग्निवीर के लोग, रिटायर सैनिक लोग हैं, ये लोग अगर और जो विशेषकर रोजगार देंगे तो वो सबको ज़्यादा सरकार सुविधा देगी, ऐसा नई उद्योग नीति में है। और सिंगल विंडो सिस्टम भी लाए हैं ताकि उद्यमी को किसी भी तरह से ज़्यादा ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़े, ज़्यादा उनका दिन बर्बाद नहीं हो। एक जगह अप्लाई करें तो उनकी आवश्यकता की सारी दस्तावेज उनको मिल जाए, ये सब सिंगल विंडो सिस्टम में है। तो इस तरह से एक नई उद्योग नीति लाए हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले ही एक मतलब इन्वेस्टर मीट कहना चाहिए वो किए थे, जिसमें 27 परिवार के लोगों ने 35,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने की अपनी मंजूरी दी है। हम लोगों ने शासन की तरफ से उनको ऑफर किया है और सब लोग
उत्सुक हैं और विशेषकर स्टील के सेक्टर में, पावर सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में उन्होंने मतलब रुचि दिखाई है। ये आपकी पार्टी, आपकी सरकार नए रायपुर को लेकर बड़े दावे करती थी, क्रिएशन भी आपका था और आप तो जिन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर समर्पित भी कर दिया था जी। उस नया रायपुर की क्या हालत है? कोई उम्मीद है बसने बसाने की, या केवल नया रायपुर अपने को होर्डिंग में ही दिखेगा? नहीं, वो तो हमको लगता है कि नया रायपुर जो नई राजधानी वहाँ बसा रहे हैं जी, पूरे देश का सबसे बेस्ट राजधानी होगी और थोड़ा टाइम तो लग रहा है जी, लेकिन वहाँ पर मंत्रालय बन चुके हैं, मंत्रियों के आवास बन चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी आवास बन चुका है। हम स्वयं वहाँ पर गृह प्रवेश कर चुके हैं, हमारे मंत्रीगण भी जा रहे हैं और आईटी हब बनाने का चल रहा है जी। नए रायपुर में, तो धीरे धीरे विकास होगा लेकिन इसके लिए और सोचेंगे जितना जल्दी डेवलपमेंट हो जाए। तो कोई लक्ष्य आपका निर्धारित है नए रायपुर को लेकर? क्या परिकल्पना है विष्णु देसाई जी की? विशेषकर आईटी हब उसको बनाना चाह रहे हैं जी। हाँ, और नए और भी जो इच्छुक हैं नया रायपुर में, कोई शिक्षण संस्थान और कोई कुछ, सबको प्राथमिकता देंगे वहाँ पर। एक योजना की बड़ी चर्चा आजकल देश भर में रहती है महिलाओं के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें तो लाडली बहना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करें तो महतारी वंदन, वो भी महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ लाड़की बहना के नाम पर। आपने एक साल से सफल क्रियान्वयन कर लिया है, कितना भारी पड़ रही है ये योजना आपको मुख्यमंत्री के तौर पर? वित्तीय व्यवस्था कैसे संभाल रहे हैं आप? कोई चुनौती है? क्या देखते हैं? देखिए, महतारी बंधन योजना चला रहे हैं और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि हर महीना पहली तारीख, दूसरी तारीख को ही 70 लाख से ज़्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनके खातों में सरकार 1,000 रुपया भेजने का काम करती है और इससे बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है आर्थिक रूप से जी। आज हम सुनते हैं, एक गांव है आपका सारंगढ़ का दानसरा जी, दानसरा गांव है, वहां से एक विधायक भी हुए हैं श्री शमशेर सिंह जी, उनका गांव है जी। तो वहाँ की माताएं बहनें महतारी बंधन योजना से चंदा करके जी श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी है। अच्छा, हाँ, श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी है जी। तो इस तरह से है और बहुत कहीं एक और माता है जो उससे सब्जी भाजी की खेती शुरू कर दी है। तो काफी महतारी बंधन योजना का लाभ हमारी माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में मतलब हो रहा है। तो हमने सरकार में बात की, थोड़ी राजनीतिक बातचीत भी कर लेते हैं। जी। विष्णु देसाई जी जब मुख्यमंत्री बने तो किसी को हैरत नहीं हुई, अनुभवी राजनेता थे, कई बार के अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे, पर साई जी के साथ में जो मंत्रिमंडल बना उसमें अनुभवहीन चेहरे बड़ी संख्या में रहे। कितना मुश्किल जा रहा है सरकार चलाना इन नए चेहरों के साथ में विष्णु देसाई जी को? एक साल का इसका भी तो तजुर्बा कुछ साझा कीजिए, कैसे चला रहे हैं आप? देखिए, हमारे मंत्रिमंडल में नए चेहरे बहुत हैं जो पहली बार विधायक भी बने हैं लेकिन अनुभवहीन नहीं है जी। विधायक बनने के पहले वो कई पदों में रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, संगठन का काम भी किए हैं और बड़ा अच्छा उनका अनुभव भी है और सरकार चलाने में लाभ भी हो रहा है। युवा हैं, सब हैं और ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत हो रही है। साल भर होने को आ रहा है, मंत्रिमंडल में बदलाव की कोई जरूरत महसूस करते हैं विष्णु देसाई जी की? नहीं करते हैं? अब देखिए, अभी तो कुछ मंत्रिमंडल का जगह अभी शेष है, एक तो पहले से शेष था और एक में श्री वीर मोहन जी सांसद हो गए हैं रायपुर से जी। तो इसमें देर सवेर 2 मंत्री तो हमारे बनेंगे ही जी। और बाकी परिवर्तन वगैरह तो सतत प्रक्रिया है जी। और भारतीय जनता पार्टी में तो वरिष्ठों के साथ सलाह मशविरा करके और सब निर्णय होता है। अच्छा, 1 साल मुख्यमंत्री के तौर पर तो आपने काम किया,
ज्यादा परेशान कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं या सामने वाले कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं। जी कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से यही है कि वो सकारात्मक विपक्ष की राजनीति उनको करना चाहिए। जी जो भी या तो सरकार की गलती दिखती है या जो जन समस्या है उसको अच्छे तरीके से उनको जनता के सामने लाना चाहिए। मतलब एक ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, 5 साल तक भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आप मुख्यमंत्री हो गए। 1 साल में आप भूपेश बघेल जी को ज्यादा परेशान कर पाए या भूपेश बघेल जी आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ये लोग तो अपने अंतर कलह में ही उलझे हुए हैं और जिस तरह से हमको लगता है कि विपक्ष का रोल होना चाहिए वो ठीक से लोग अदा भी नहीं कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में चरणदास महंत कैसा कर रहे हैं, इसमें कोई टिप्पणी? नेता पर सज्जन आदमी हैं जी और बहुत पहले से मतलब हम सब लोग काम किए हुए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी वो विधायक थे और उस समय मंत्री थे। आपके दिग्विजय सिंह की सरकार में भी वो मंत्री थे जी। उसके पहले भी रहे होंगे, कहे कि राजनीति में तो हमसे पहले वो आए हैं जी। लेकिन 90 से तो हम देख रहे हैं। 90 में हम जब पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में मतलब विधायक थे तब से तो हैं वो जी और सज्जन व्यक्ति हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आपने कहा कि चरणदास महंत जी सज्जन व्यक्ति हैं और लोग बोलते हैं विष्णुदेव साई जी भी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ये दो सज्जनों की दोस्ती कैसी चल रही है? अब पक्ष विपक्ष की दोस्ती तो एक और विषय पर आपसे जानना है। जशपुर क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिला, जशपुर का जिक्र आता है तो अमूमन छवि ये बनती है कि उपेक्षित क्षेत्र है, मुख्य धारा से दूर क्षेत्र है। तो जशपुर के विष्णुदेव साय को तो मुख्यमंत्री का पद मिल गया, पर विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से जशपुर इलाके को 1 साल में कुछ मिला? बहुत कुछ मिला है जी। हाँ, वैसे तो मतलब पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो पूरा छत्तीसगढ़ ही उपेक्षित था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को काफ़ी समर्थन मिलता था छत्तीसगढ़ से, लेकिन उस हिसाब से यहाँ सरकार तत्कालीन सरकार की निगाह नहीं जाती थी और इसी निमित्त श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बनाकर दिया, छत्तीसगढ़ निर्माण बनाकर दिया और तब से 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस समय भी चहुमुखी विकास हुआ छत्तीसगढ़ में। नहीं तो पहले तो विशेषकर वनवासी क्षेत्रों में बच्चे उपवास होते थे, खाने को कुछ मिलता नहीं था, मर भी जाते थे भूख से। कई घटना ऐसी पहले थी, लेकिन जब हम लोग की सरकार आई और सस्ते अनाज का जो प्रोग्राम पीडीएस जो व्यवस्था यहाँ पर लागू डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, जिसके कारण वो चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए जी। तो तब से भूख नाम की चीज़ यहाँ पर है नहीं। और हमारा जो जशपुर क्षेत्र है वहाँ तो पीवीटी जी के लोग, कोरवा बिरहोर लोग ये सब भी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद काफ़ी उस क्षेत्र का विकास हुआ है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए, पीवीटी जी लोगों के लिए पीएम जनमन योजना, आपके लिए भी जो भी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर घर बिजली पानी पहुंचाने का, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब का लाभ मिल रहा है। और अभी सरकार में आने के बाद भी जशपुर में वहाँ हॉस्पिटल बड़ा हम लोग सोच रहे हैं, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। 220 बेड की हॉस्पिटल की स्वीकृति हो गई है। बिजली के क्षेत्र में 400 मेगावाट का वहाँ पर संयंत्र स्थापित हो रहा है। तो ये सब विकास के काम जशपुर में हो रहे हैं। उस क्षेत्र में आर्चरी का बड़ा स्कोप है जी। तो आने वाले समय में उसका भी एकेडमी वगैरह वहाँ पर हो रहा है। तो ये सब जितना भी सड़क, आपका पुल पुलिया, नदी नालों से भी जिला घिरा हुआ है, तो सारे वो विकास के काम अब शुरू हो गए हैं वहाँ पर। तो अब अपन आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। सरकार को लेकर बात हो गई, संगठन को लेकर भी अपन ने थोड़ी राजनीतिक बातचीत कर ली। जी।
थोड़ी सी बातचीत विष्णुदेव साय जी के संदर्भ में। खुद की जिंदगी कितनी बदल गई मुख्यमंत्री बनने के बाद, अपने कितने दूर हो गए, दूर वाले कितने नजदीक आ गए, कुछ बदलाव आया क्या? देखिए, बदलाव तो काफी आ गया जी वैसे तो 30 साल से ऊपर की अपनी राजनीतिक यात्रा है जी। तो पहले विधायक सांसद के रूप में थोड़ा मतलब दायित्व कम था, जी। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें समय भी ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो कई कई दिन तक घर परिवार वालों से बात भी नहीं हो पाती है जी। लेकिन खुशी होती है जनता के दुख दर्द उनके आंसू अगर पहुंच पाते हैं, किसी जरूरतमंद का जरूरत पूरा कर पाते हैं तो उससे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। नींद उड़ी रहती है या नींद आती है? आती है काम करते करते इतना थक जाते हैं कि नींद तो आ ही जाती है। आपने बताया कि घर वालों से बात भी कई कई दिन तक नहीं हो पाती है, तो पत्नी के साथ में संबंध कैसे हैं? इस मुख्यमंत्री पद ने विष्णुदेव साय के दाम्पत्य जीवन को कितना प्रभावित किया है? कितना सहयोग मिल रहा है या कितनी नाराजगी का सामना करना पड़ता है विष्णुदेव साय जी को? नहीं, देखिए, वैसे तो हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक रहा है जी। राजनीति के लिए कोई नया परिवार नहीं है जी। हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साय वो भी विधायक थे, नॉमिनेट विधायक थे जी 47 में। और उसके बाद हमारे एक और बड़े पिताजी वो विधायक थे 77 में, रायगढ़ से सांसद थे, मोरारजी भाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ साय जी वो विधायक थे। हमारा एक भाई रोहित कुमार साय वो विधायक था। फिर लगातार हम इधर विधायक सांसद हैं, तो राजनीति के लिए हमारा परिवार पुराना है जी। तो उस हिसाब से एक तरह से परिवार के लिए नई कोई बात नहीं है। तो पत्नी का बहुत सहयोग मिलता है जी। वो तो शुरू से ही आया जाया करती थी सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में। अब जब मुख्यमंत्री के दायित्व में है तो और ज्यादा वो संभाल रही है। जितने भी सामाजिक और आपके कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं क्षेत्र में तो सब वो संभालती है। आपने बहुत कम उम्र में पिता को खो दिया जी। माँ ने बड़ा दायित्व निभाया जी। वो माँ अभी भी आपके साथ में है जी। अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देख जी। माँ की अनुभूति कैसी रहती है? मुख्यमंत्री निवास में आने का कितना मन करता है उनका? खुश रहती हैं और वो बोलती हैं कि जब हमारा नामकरण संस्कार हुआ था जी तो जो जिन पंडित जी ने जो हमारे कुल पुरोहित थे तो उन्होंने कहा था कि आपका ये बेटा आगे चल के बड़ा आदमी बनेगा। आजकल माँ बताती है जी उस समय जब हमारा नामकरण संस्कार हुआ था तब जो हमारे कुल पुरोहित थे उन्होंने कहा था माँ से कि आपका लड़का आगे चल के बड़ा आदमी बनेगा। तो वो बात को आज बताती है जी। और बड़ा खुश होती है। लेकिन क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ हम लोग सोचते हैं कि यहाँ रहे रायपुर में, लेकिन उनको यहाँ का वातावरण पसंद नहीं आता है, थोड़ा रह के वो चली जाती हैं वापस। तो कुल मिला के आपकी कुंडली दो लोगों ने देखी, एक पुरोहित ने और दूसरे अमित शाह जी ने। अमित शाह जी भी आपके चुनाव प्रचार के दौरान बोले थे बहुत बड़े आदमी बनेंगे विष्णुदेव साय जी। तो अभी अमित शाह जी क्या महसूस करते हैं या राष्ट्रीय नेता से क्या महसूस करता है आपके मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल के कार्यकाल को? कुछ अनुभूति आती है? आप अभी भी मिलकर आए हैं? जी जी, अभी माननीय गृह मंत्री जी से दिल्ली में भी मुलाकात किए थे और मुंबई में भी अभी श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री का शपथ लिए तो उस कार्यक्रम में भी उनसे मुलाकात हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात, आशीर्वाद लेते रहते हैं, तो सबसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। जी नहीं, आप तो मार्गदर्शन लेते हैं, वो लोग कितने संतुष्ट आपको दिखाई देते हैं जिस दायित्व को उन्होंने आपको सौंपा, जिन उम्मीदों से आप इस जगह पर बैठे, आपको क्या फील आता है? उनसे प्रोत्साहन ही मिलता है। जी हाँ हाँ। तो अब आखिरी सवाल जी। 1 साल तो पूरा हो रहा है, 1 साल में बहुत कुछ आपने कर भी लिया, आगे 4 साल के लिए कोई रोड मैप कहाँ ले जाना है छत्तीसगढ़ को? बिल्कुल, उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक
इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखा है और एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार किए हैं और वो भी बहुत प्रदेश के सभी वर्गों के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके विजन को भी जनता के सामने में रखेंगे और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यहाँ शांति हो, इसका पूरा प्रयास होगा और हर क्षेत्र में विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, इसकी चिंता सरकार करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, हमने तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत की आज। और आखिरी मुद्दे पर आपको सीधे बात करनी है छत्तीसगढ़ की जनता से। 1 साल बतौर मुख्यमंत्री पूरा करने पर कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से? आप हैं और जनता है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई भी देना चाहूँगा, कहे कि आने वाले 13 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर, और हमारी सरकार ने प्रयास किया है विश्वास में खरा उतरने का। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे भी मिलता रहे। किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जो भी वादा मोदी की गारंटी में है उसको पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन भी स्थापित करेंगे। सुशासन स्थापित कर ही रहे हैं। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भ्रष्टाचार का रास्ता ही बंद कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया की ओर जा रहे हैं और बहुत सारे ऐप डेवलप कर रहे हैं जहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये सब जनता के आशीर्वाद से, जनता के मार्गदर्शन से ही मिलेगा और जनता का आशीर्वाद हमको मुख्यमंत्री के नाते मिले, हमारी सरकार को मिले। जनता के विश्वास में 100% खरा उतरने का प्रयास हमारी सरकार की होगी, हमारी होगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो संतुष्ट भी हैं और आशान्वित हैं। संतुष्ट इस बात से कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के रूप में जो वादे किए थे, 1 साल में उन वादों को पूरा करने में ये सरकार सफल रही है। आशान्वित इस बात को लेकर है कि 2047 में जो विकसित राष्ट्र का सपना देखा जा रहा है उसमें छत्तीसगढ़ एक महती भूमिका निभाएगा। इसको लेकर वो आशान्वित है। जनता से उनकी अपेक्षा यही है कि जैसा आशीर्वाद जनता ने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को दिया था, वैसा आशीर्वाद वो बनाए रखे। सुशासन के प्रति उनकी संकल्पना आगे भी जारी रहेगी। तो विष्णु साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आज के सार्थक संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सादर प्रणाम।